नमस्कार। मैं एम.के. झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम.के. झा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं और स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्यकालीन स्रोत सामग्री के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में। आपको अगर ध्यान में हो, पिछले हिस्से में हम लोगों ने डिस्कस किया था मौर्यकालीन स्रोत सामग्री के महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन साहित्यों के बारे में कि बौद्ध और जैन साहित्य में मौर्य काल के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण जो पुराण हैं, उन पुराणों में मौर्य क्या-क्या महत्वपूर्ण मौर्यकालीन जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें क्या महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो अपने आप में यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, हालांकि यह टॉपिक छोटा रहेगा। इसके बाद इसके अगले हिस्से में यानी पार्ट 3 जब हम लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे यूनानी साहित्यों के बारे में। तो चलिए सीधा हम लोग टॉपिक पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आपके साथ शेयर करते हैं। यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो हम लगातार आप लोगों के बीच लेकर के आते रहते हैं और इन फ्यूचर भी आते रहेंगे। और यदि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए समय को ज्यादा खराब ना करते हुए सीधा स्क्रीन पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर शेयर करते हैं मौर्यकालीन स्रोत सामग्री, विशेषकर पुराणों के बारे में कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और पुराणों में क्या-क्या महत्वपूर्ण फैक्ट कहे गए हैं। सबसे पहले अगर हम धर्मशास्त्रीय और नीति शास्त्रीय ग्रंथ की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक नीति शास्त्रीय ग्रंथ है और मौर्यकालीन आप कह सकते हो एक महत्वपूर्ण पूंजी है हमारे पास मौर्य काल को समझने के लिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसा कि आप सबको पता है कि मौर्य काल की जो स्थापना हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या चाणक्य के सहायता से ही किया था और उनके द्वारा चूंकि यह लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें जो शासन और प्रशासन की पद्धतियां दी गई हैं उससे हमें मौर्य प्रशासन और शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला फैक्ट यही है कि इसका जो लेखक है वो कौन है, कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथ में हमें क्या क्या और जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहली जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, यह ग्रंथ मौर्य शासन की प्रशासनिक, सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और गुप्तचर प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है ना। तो इस ग्रंथ के माध्यम से हमें जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके अलावा उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, किस प्रकार के वो अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाते थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी मौर्य काल में शासन कर रहे थे, इन सब के बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अलावा उनका विदेशों के साथ किस प्रकार का संबंध था जिसे हम कूटनीतिक संबंध कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। गुप्तचर व्यवस्था मौर्यों ने किस प्रकार बना करके रखी थी, इन सब की विस्तार से जानकारी हमें इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। इसे मौर्यकालीन राजकीय दस्तावेज भी माना जाता है। हालांकि यहाँ पर हम एक विवाद को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे भी इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को किसी एक लेखक का ग्रंथ नहीं माना है, लेकिन ये हर कोई सहमत है कि इस ग्रंथ को लिखने की शुरुआत कौटिल्य या चाणक्य ने ही की थी और बाद के लेखकों ने इसमें कुछ न कुछ अलग अलग चीजों को वे लोग जोड़ते चले गए। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, इसको हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। तो सबसे पहली जानकारी की बात करें तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में हमें पता चलता है जो सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
सप्तांग सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है किसी भी राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग हैं और उन 7 अंगों का व्याख्या इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है। यानी कि राज्य की 7 अंग प्रणाली विस्तार पूर्वक जानकारी हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा उनके राज्य की यानी मौर्य राज्य की कर व्यवस्था किस प्रकार की थी, उद्योग नीति किस प्रकार की थी, कृषि व्यवस्था कैसी थी, खदानें, व्यापार, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही मिलती है। इसके अलावा और क्या जानकारी मिलती है? उनकी गुप्तचर व्यवस्था, जैसा मैंने कहा, और उनकी जो दंड व्यवस्था थी, है ना, उनकी जो दंड नीति थी, इसकी जानकारी मिलती है। राजा के गुण किस प्रकार के होने चाहिए, कर्तव्य कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का सैनिकों को या राजा को भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए, है ना, जो अलग अलग अधिकारी हैं उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, इन सब के बारे में भी विस्तार से जानकारी कौटिल्य ने अपने इस ग्रंथ में दी हुई है। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा पुराणों के बारे में। जब हम प्रशासनिक व्यवस्था को डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पर हम सप्तांग प्रणाली को विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी बस हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किए, है ना। बहुत आप लोगों के मन में ये आ सकता है कि सर आपने सप्तांग प्रणाली को विस्तार से क्यों नहीं बताया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, और जब हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो वहां हम इसको जब मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझाएंगे तो वहां पे हम सप्तांग प्रणाली को बहुत ही डिटेल्ड से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। पुराणों की अगर बात करें तो मौर्य वंश के कुछ शासकों और उनकी वंशावली का वर्णन विभिन्न पुराणों में संक्षिप्त रूप से मिलता है। प्रमुख पुराणों की अगर बात करें तो विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण के साथ मत्स्य पुराण, ये 4 महत्वपूर्ण पुराण हैं जिसमें हमें डिटेल्ड से मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य वंश के राजाओं की काल अवधि क्या थी, किस वक्त मौर्य वंश के राजाओं ने शासन किया, इसके बारे में जानकारी इन पुराणों से हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा उनकी कुल शासन अवधि कितनी थी, ये प्राप्त होती है जानकारी। और शुंग वंश के आगमन के संकेत, चूंकि पुराणों में शुंगों को एक बहुत ही प्रतापी और प्रतिष्ठित राजवंश के रूप में स्थापित किया गया है, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे आपसे तो हम बात करेंगे जो यूनानी साहित्य हैं, उन यूनानी साहित्यों में मौर्य राजवंश के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं वो आपको समझाते हुए मिलेंगे। और उसके बाद हम, जैसा कि मैंने कहा था, 4 से 5 वीडियो हमें स्रोत सामग्री को बतलाने में आपके सामने लगेंगे। चूंकि हम वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके बाद जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसी के अंतर्गत हम लोग अशोक के जो महत्वपूर्ण लेख हैं उसके बारे में भी आपको अध्ययन करा रहे होंगे। तो उम्मीद है आज का भी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो इसे लाइक भी करिए। और अगर मुझसे किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके मन में आते हैं तो आप कमेंट में मुझसे डायरेक्ट जुड़िए, हम प्रयास करेंगे आपके सभी कमेंट का उत्तर देने का। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में। धन्यवाद।